हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति राव एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नेट एक्सप्रेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट करने वाली हूं जो अकाउंट से रिलेटेड है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कॉमर्स से रिलेटेड है और आप बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी क्वेश्चन है अकाउंट्स के आप क्लियर करना चाहते हो विद कॉन्सेप्ट, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मैं इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी एमसीक्यूज होंगे सभी इंक्लूड करूंगी इन पार्ट्स। ओके, तो आज का सेशन फर्स्ट सेशन है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसपी हो या फिर कोई अदर स्टेट का कोई भी टीचिंग एग्जाम कॉमर्स से रिलेटेड है, थर्ड लेवल में आते हैं, पीजीटी लेवल में आते हैं, सभी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट started. Question number first, debit means, डेबिट का मतलब क्या होता है, इसमें पूछा जा रहा है। डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, एंट्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, मॉडरेट इंक्रीज इन लायबिलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, सभी ने डेबिट के बारे में, अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज बहुत इजीली है, आप 11th से पढ़ते आ रहे हैं। तो डेबिट का मीन्स जो लेफ्ट साइड में एंट्रीज करते हो आप अकाउंट की, तो वो क्या होती है, डेबिट होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सेकंड, जो है ड्रॉइंग अकाउंट इज रिलेटेड टू। ड्रॉइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? ड्रॉइंग क्या एक नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर कंपनी ड्रॉइंग अकाउंट है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ड्रॉइंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। ओके, बाय नेचर एक पर्सनल अकाउंट है। सो राइट ऑप्शन इज B. Third, which of the following is related to nominal account? इनमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट है? आपको बताना होगा। बैंक अकाउंट ये आपका एसेट अकाउंट है, कमीशन अकाउंट ये आपका कैसा है, नॉमिनल अकाउंट है, फर्नीचर भी आपका एसेट होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ, गुडविल अकाउंट इज रिलेटेड टू। गुडविल अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल होता है, पर्सनल होता है, रियल होता है या टेंजिबल होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक आपका रियल अकाउंट है। ओके, ये पर्सनल या नॉमिनल नहीं होता, ये एसेट साइड में जाता है, ये एक रियल अकाउंट है बैलेंस शीट में। प्रीपेड इंश्योरेंस इज, प्रीपेड जो इंश्योरेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉमिनल अकाउंट नेचर के होते हैं, पर्सनल के, रियल अकाउंट या फिर प्रीपेड अकाउंट? प्रीपेड अकाउंट आपका रियल अकाउंट में आता है। ओके, क्योंकि प्रीपेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अ बिजनेस एंटिटी इज अज्यूम्ड टू हैव। तो गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग एक बिजनेस एंटिटी को क्या एज्यूम करके चलते हैं? लॉन्ग लाइफ उसकी या वेरी शॉर्ट लाइफ, इंडेफिनाइट लाइफ या फिर मीडियम लाइफ? काफी बेसिक क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। यस, बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि वो उस कंपनी है उसकी पर्सन से अलग है, तो उसकी लॉन्ग लाइफ है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेवंथ, contingent liability shown in, just hold on, something wrong, contingent liability is shown in the balance sheet because of। आप contingent liability को बैलेंस शीट में शो करते हो, क्यों करते हो? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से या फिर कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ एडवेंचर। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है इसके अंदर हम डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं कि इन केस अगर हम हमारे इन फ्यूचर कोई हमें कोई लायबिलिटी है उसको फेस करना पड़ सकता है, तो हम उसको एज ए फुटनोट दिखा देते हैं बैलेंस शीट में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट पे है, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्नड व्हेन। रेवेन्यू को कब कंसीडर माना जाता है कि उसको हमने अर्न कर लिया है? तो ये एक्रूअल बेसिस पे अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे? जब हम उसको कैश रिसीव करते तब ही उसको रेवेन्यू माना जाएगा, या प्रोडक्शन डन होने के बाद हो जाएगा, या फिर परचेज इज डन, अगर परचेज हो जाएगी तो हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेल कर देंगे, पोजीशन किसी और के पास चला गया, तो रेवेन्यू को अर्नड माना जाता है। ठीक है,
मतलब जो आपके गुड्स हैं किसी और के पास चले गए, किसी और के पोजीशन में आ गए, चाहे आपको रेवेन्यू कैश मिला है या नहीं मिला है, क्रेडिट पे आपने दिए हैं, लेकिन वो रेवेन्यू आपका माना जाएगा एज ए एक्रूअल बेसिस। क्वेश्चन नंबर 9, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज, अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है जिसके अंदर हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इनको हम उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते ये पूछ रहा है, क्यों, कौन सा कॉन्सेप्ट के अंडर आता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या फिर डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उनको हम मेजर करने में प्रॉब्लम होती है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 10, according to which of the following concept even the owner of the business who provides capital treated as a creator of the business, कहते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग जो इवन ओनर होता है बिजनेस का, जो प्रोवाइड करता है कैपिटल, उसको भी एज ए क्रेडिटर माना जाता है बिजनेस का, मतलब बिजनेस के ऊपर उसका उधार है। एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या फिर कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस आई नो कि आपको पता है जो एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है उसके अंतर्गत ये माना गया है कि बिजनेस और उसका जो ओनर होगा वो दोनों सेपरेट हैं, ओके, दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 11th, इन बुक कीपिंग पोस्टिंग मीन्स, जो बुक कीपिंग में पोस्टिंग का मतलब क्या है, आप पोस्टिंग करते हो लेजर से, नहीं जर्नल से लेजर में, तो उसका मतलब क्या है, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द जर्नल टू लेजर। मैंने आंसर दे दिया है, तो राइट ऑप्शन आपका यही होगा। जब आप पहले क्या बनाते हो, जर्नल बनाते हो, ठीक है, उसके बाद जब आप उनकी पोस्टिंग को कैटेगराइज करते हो किसके अंदर, लेजर में, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, वही बुक कीपिंग का पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, जो हमारा बेसिक रूल होता है बुक कीपिंग का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू। जो बुक कीपिंग का बेसिक रूल होता है सभी ने पढ़ा है कि डेबिट उसको करेंगे जो रिसीवर होगा, क्रेडिट उसको करेंगे गिवर होगा। तो किस में कौन से का प्रिंसिपल है ये, नॉमिनल का, रियल अकाउंट का, पर्सनल का या ड्रॉइंग का। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू हैव गिवन द आंसर एंड यस दैट इज सी। पर्सनल अकाउंट का रूल है ये, गोल्डन रूल जिसे हम अकाउंटिंग के बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, गुड्स ऑफ द वैल्यू 1500, गुड्स की वैल्यू 1500 रुपए है, टेकन बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ने ले लिया उसको एज ए ड्रॉइंग या यू कैन से पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट में अभी हमने गोल्डन रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो ड्रॉइंग किया है तो जो ड्रॉइंग होगी वो क्या हो गई, डेबिट हो जाएगी, रिसीवर है ना, डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट। आप ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर दोगे क्योंकि जो प्रोपराइटर है उसने 1500 रुपए ड्रॉ कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर मान लीजिए ट्रांजिट में या कहीं भी गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए कैसे ट्रीट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट को, सेल अकाउंट को, लॉस बाय फायर या इंश्योरेंस अकाउंट को। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस है ये, इसको एक तरह से परचेज अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे और उसको बाद में राइट ऑफ कर देंगे। पीएल इसका ट्रीटमेंट P&L अकाउंट में भी होगा और बैलेंस शीट में भी होगा, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं 50th क्वेश्चन, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स। अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है उसे क्या इंडिकेट करता है, अमाउंट पेबल बाय द बैंक, अमाउंट पेबल टू द बैंक, कैश एट बैंक या फिर लोन फ्रॉम द बैंक। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप क्रेडिट बैलेंस है आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो आपको पे करना है, मतलब आप अभी आपका वो क्रेडिटर है, ठीक है, अमाउंट पेबल टू बैंक, आपको अभी उसको पे करना है, वो एक लायबिलिटी है आपकी।
विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल इनवेरिएबली हैव अ डेबिट बैलेंस। कहता है इनमें से कौन सा नेचर है जिसके अंदर इनवेरिएबली डेबिट बैलेंस होगा, मतलब डेबिट भी हो सकता है, मतलब डेबिट होगा। तो कौन सा होता है वो? बैंक अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, अकाउंट पेबल अकाउंट या लोन अकाउंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट होते हैं, जिनको आप रिसीव करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके पास पैसा आना है। तो हम क्या करते हैं, इसका आपने पता है ना, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा आपका? डेबिट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल इनवेरिएबली हैव क्रेडिट बैलेंस। इनमें से कह रहा, ऊपर तो पूछा था डेबिट बैलेंस और यहां पूछ रहा किन के में क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अगर वो रिसीवर था तो ये पेबल होगा, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट, अकाउंट पेबल, कैश अकाउंट या परचेज अकाउंट। तो 17 का होगा माय डियर फ्रेंड्स पेबल अकाउंट। जो भी आपके पेबल हैं, जिनको आपको पे करना है, वो क्या होंगे आपके? उनका क्रेडिट बैलेंस होगा आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस। वो कौन से अकाउंट है जिनका केवल और केवल क्रेडिट बैलेंस होता है? अकाउंट पेबल, सैलरीज अकाउंट, रिजर्व फंड और ऑल ऑफ द अबव। तो देखो हमने ऊपर भी किया था, जो पेबल होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं। सैलरीज अकाउंट स्टैंडिंग है वो भी तो पेबल है। रिजर्व फंड, आपने रिजर्व फंड बनाया है। रिजर्व फंड कैसे? एक तो रिजर्व अकाउंट होते है, रिजर्व फंड होता है। रिजर्व तो आप किसके लिए करते हो? रिजर्व जब आप करते हो तो वो तो आउट ऑफ प्रॉफिट किया जाता है। लेकिन जब रिजर्व फंड की बात करते हैं, इसकी फंड की बात करते हैं, तो ये कहां से आता है? ये आप कोई भी, मान लीजिए आपने पहले से ही मतलब इशू कर रखे हैं, आपने शेयर इशू कर दिया, डिबेंचर ले लिया, कुछ भी ले लिया, और उस पैसे से आप कोई भी लेन देन कर रहे हो आने वाले टाइम में, तो वो किस में आएगा? रिजर्व फंड में आएगा। तो एक तरह से इसका भी बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये भी तो आपने उठाया हुआ है पैसा, है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका? क्रेडिट बैलेंस में आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 19। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट मे हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। वो कहता है इनमें से कौन सा अकाउंट होगा जिसके अंदर या तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा? कौन सा अकाउंट होगा? डिस्काउंट रिसीवेबल रिसीव्ड अकाउंट, सेल अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट या लोन अकाउंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा लोन अकाउंट। लोन अकाउंट के अंदर जो आपका बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 20। Which of the following books should be used to record purchase of furniture on credit? कहता है इनमें से कौन सी बुक यूज की जाएगी टू रिकॉर्ड द फर्नीचर ऑफ क्रेडिट। आपने फर्नीचर को बाय किया है, परचेज किया ऑन क्रेडिट बेसिस पर, तो कौन सी बुक में एंट्री होगी? कैश बुक में करेंगे, जर्नल प्रॉपर में करेंगे, परचेज बुक में करेंगे, सेल्स बुक में करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जहां कहीं भी एडजस्ट ना हो वो कहां पर जाते हैं? जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा आपका जर्नल प्रॉपर। फर्नीचर क्रेडिट पे आपने लिया है तो जर्नल प्रॉपर में एंट्री की जाएगी उसकी। 21st, which of the following account is increased by debit एंट्रीज। कहते इनमें से कौन सा अकाउंट होगा, मतलब डेबिट होने पर इंक्रीज होने पर डेबिट हो जाएगा? आपको बताना है। मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है इंक्रीज होने पर, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखो जो आपका रियल अकाउंट होता है या फिर असेट होते हैं, असेट क्या होते हैं? जैसे ही हमारा असेट का नेचर है, जैसे इंक्रीज होता है वो डेबिट हो जाता है ना। तो उसमें यही पूछा है कि कौन सा अकाउंट होगा कि इंक्रीज होने पर डेबिट हो जाएगा। तो वो क्या होता है? रियल अकाउंट मींस मशीनरी अकाउंट हमारा जैसे ही इंक्रीज होगा डेबिट हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 22। द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज। अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है तो कैसा है वो? एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या फिर
कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, तो कॉन्टिजेंट तो हो नहीं सकती है एज यू नो। तो एक तरह से ये आपकी लायबिलिटी है कि आपका क्रेडिट है और आपको वो पे करना है। हमने पहले भी किया है क्वेश्चन, इसमें ऊपर भी आया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23rd, रिटर्न आउटवर्ड बुक मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ। रिटर्न आउटवर्ड जो बुक होती है किसके लिए रिकॉर्ड की जाती है? रिटर्न आउटवर्ड मीन्स मतलब आपने किसी से सामान लिया था, गुड्स लिए थे, उनको उससे वापस करनी है, तो किसके लिए करेंगे आप? गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न गुड्स टू कस्टमर, रिटर्न गुड्स टू प्रोप्राइटर, या फिर गुड्स रिटर्न टू नेबर। देखिए आप सप्लायर से गुड्स लेते हो भाई, रीसेल के लिए ले रहे हो, या फिर आप प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ले रहे हो, किससे ले? तो सप्लायर से, और आप उसको अगर रिटर्न कर रहे हो तो क्या होगा? रिटर्न आउटवर्ड। तो इसके लिए अलग से आप बुक बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने 24th, जिसमें है कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। कैश बुक प्रिपेयर की जाती है इम्प्रेस्ड सिस्टम से, वो कौन सी होती है? 2 कॉलम कैश बुक, पीटी कैश बुक, या फिर परचेज बुक। तो माय डिफरेंस, जो इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है, इम्प्रेस्ड बुक कीपिंग होती है, वो किसके लिए होती है? पीटी कैश बुक के लिए होती है। कि कंपनी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग से थोड़ा सा पैसा निकाल के रख लेती है डेली रूटीन के खर्चों के लिए, ठीक है। तो किस में आता है? पीटी कैश बुक में आती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25th, द स्टेटमेंट सेंट अलोंग विद द परचेज रिटर्न। कहता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो सेंड की जाती है विद परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ? कि हमने कुछ सेल किया था, मतलब बायर ने परचेज किया था, उसको रिटर्न कर रहा है, परचेज रिटर्न कर रहा है, तो हमारे लिए तो सेल रिटर्न हुआ ना वो। तो क्या होगा? क्रेडिट नोट सेंड करेगा उसके साथ, वो बिल पेबल, डेबिट नोट, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक। तो जो हमारा क्रेडिटर है, कंपनी का क्रेडिटर है, उसको क्या मिला था कंपनी की साइड से? उसको क्रेडिट नोट मिला था भाई, उसके ऊपर क्रेडिट था कंपनी का। अब ये क्या करेगा? ये तो डेबिट नोट सेंड करेगा वापस, है ना। क्रेडिट नोट तो कंपनी ने या किसी होलसेलर ने, किसी ने बनाया था, जिसने उसको सामान बेचा, वेंडर ने। लेकिन ये क्या भेजेगा? डेबिट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 26, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसके, कौन प्रिपेयर करता है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमको पता ना, BRS। भाई आप मैच करते हो आपकी कैश बुक का बैलेंस और आपके कैश बुक का बैलेंस, और साथ में आपकी पासबुक का बैलेंस, जो बैंक की पासबुक है उसका बैलेंस, और कैश बुक का बैलेंस। तो आप इसको मैच करने के लिए BRS बनाते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बनाता कौन है? कस्टमर ऑफ द बैंक, या बैंक बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ईदर B और C। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कंपनी बनाएगी, खुद कस्टमर बनाएगा, जिसने बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है वो बनाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। कहते एक बी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर चेक पे तो कर दिया, बट अभी बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया है, तो उसके लिए क्या करना होगा? एडिट टू द बैलेंस एज पर द कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। तो वो तो उन लोगों ने पहले से ऑलरेडी एडिट कर रखा है, एडिट कैसे करेंगे? उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अभी से क्लियर किया ही नहीं है उसे, है ना। तो राइट ऑप्शन होगा B, डिडक्टेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि जो उनका कैश बुक था उसके अंदर तो उन्होंने क्या कर दिया? एंट्री कर दी थी, लेकिन अभी जो पासबुक है उसके अंदर अभी पैसा नहीं आया, तो क्या करेंगे? वो डिडक्ट कर देंगे। ओके, अभी से पैसा क्लियर नहीं हुआ है, बैंक ने अभी उसके अंदर अकाउंट में नहीं डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28, जस्ट होल्ड ऑन। एरर विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी। एक अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट करता है, वो किस तरह का एरर होता है आपको बताना होगा। आपको पता है ना, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपके पास कुछ अकाउंटिंग के रेक्टिफिकेशन एरर्स होते हैं जिनको आप रेक्टिफाई करते हैं। तो इसमें बताइए ऐसा कौन सा एरर है जो केवल एक अकाउंट को एरर को
अफेक्ट करता है, एक अकाउंट को, वो कौन सा एरर है जो केवल एक ही अकाउंट को अफेक्ट करेगा, ये आपको इसमें बताना होगा। एरर ऑफ ओमिशन है या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कमीशन। देखो एरर ऑफ कमीशन को तो सबको पता है कि भाई वो दोनों करता है, बैलेंस कर देता है ना, अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो दोनों को बैलेंस कर देता है कमीशन में। तो लेकिन जब पोस्टिंग कर देते हो तो क्या होता है, रॉन्ग पोस्टिंग कर देते हो, है ना, तो उसके अंदर प्रिंसिपल में तो वही कैपिटल, रेवेन्यू, नेचर, अगर आप प्रिंसिपल कोई फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो वाला एरर आता है। लेकिन जो एरर ऑफ पोस्टिंग है वही आपका एक अकाउंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29, एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर। एक एरर आया है जिसके किस में आया, कैरी फॉरवर्ड में। भाई एक ईयर से दूसरे ईयर में जब आप पोस्टिंग कर रहे थे उसकी वजह से एरर आ गया, तो कैसा अकाउंट होगा वो, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के एरर को हम पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ये किस तरह का, किसको अफेक्ट करेगा, पर्सनल अकाउंट को, कि आप कैरी फॉरवर्ड करने में एक ईयर से दूसरे ईयर में एरर कर रहे हो तो वो पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये सब पर्सनल अकाउंट में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब भूल चुके हो, भूल हो गई आपसे कोई, ओमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन में इनमें से कौन सा एरर, जो कौन सी स्टेटमेंट है जिसके अंदर एरर ऑफ ओमिशन है, आपको बताना है। सेल ऑफ 800 वॉज रिटन इन द परचेज जर्नल। 800 की सेल उसने रिटर्न कर दी परचेज में, मतलब सेल को परचेज में डाल दिया। बी, वेजेस पेड टू सोहन हैज बीन डेबिट टू हिज अकाउंट। वेज पेड किए थे सोहन को और डेबिट कर दिया, मतलब वेज पे किए थे सोहन को, हैव बीन डेबिट टू, उसको अकाउंट में डेबिट कर दिया। द टोटल ऑफ सेल जर्नल हैज नॉट पोस्टेड टू द सेल अकाउंट। तो ये एक तरह का कैसा नेचर है भाई, देखो जो सेल की जो जर्नल एंट्री थी, टोटल ऑफ सेल जर्नल, मतलब जर्नल से जो सेल अकाउंट जो हमने ओपन कर रखा था उसकी पोस्टेड ही नहीं की सेल अकाउंट में। तो एक तरह से क्या किया, ये भूल किया आपने, ओमिशन किया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक ऑल्सो द वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड लक।